अगला सवाल है आपका 124, भूमंडलीकरण क्या है? भू का अर्थ समझते हो ना, भू यानी भूमि, मंडलीकरण कह रहा है भूमंडलीकरण को एक विश्वव्यापी क्या समझते हो? जो दुनिया लेवल पे विश्वव्यापी प्रवाह के रूप में समझना चाहिए, जो कि विश्वव्यापी जुड़ाव से पैदा होता है। ये क्या है हमें कि विश्व के स्तरीय समझना चाहिए, जो विश्व से जुड़ा होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। विश्वव्यापी प्रवाह के उदाहरण है। अब विश्वव्यापी है क्या? पहले क्या है, भूमंडलीकरण को हमें विश्वव्यापी प्रवाह से समझना चाहिए। फिर कह रहा है कि विश्वव्यापी प्रवाह है क्या, तो उसको कह रहा है कि विश्व के एक हिस्से के विचार को दूसरे हिस्सों में पहुंचाना विश्वव्यापी कहलाता है। यानी कोई भी विश्व का, जैसे भारत के लोग अपना विचार रखते हैं, अपने विचार को क्या करे वो अमेरिका के लोगों तक पहुंचा दे, तो क्या हो गया? विश्वव्यापी यही हो गया। पूंजी का एक से ज्यादा देशों में जाना, अब हमारे भारत की पूंजी है किसी दूसरे कंट्री में चली गई तो क्या हो गया? विश्वव्यापी हो गया। वस्तुओं का विभिन्न देशों में पहुंचना, यानी मान लो हिया गमछा बेच रहा है, लुंगी बेच रहा है, तो दूसरे देश में चला गया, विश्वव्यापी। बेहतर आजीविका की तलाश में विश्व के विभिन्न देशों में लोगों की आवाजाही, यानी कि आजीविका, मानव जीवन गुजारने में जिन चीजों की जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आजीविका। तो इन सब चीजों को जो है ना विदेश में पहुंचाना, दूसरे कंट्री में पहुंचाना क्या हो जाएगा? हाँ, आवाजाही, आना जाना, आजीविका। यानी मानव जीवन में जिन चीजों की जरूरत होती है उसका आना जाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है वो हमारा भूमंडलीकरण यानी विश्वव्यापी कहलाता है। व्यापी कहीं ना कहीं व्यापार से जुड़ा हुआ है। भूमंडलीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। क्या है भूमंडलीकरण? बहुआयामी, यानी बहुत सारे लोगों के द्वारा तथा जीवन के प्रत्येक पक्ष से यह संबंधित हो गया। अब क्या हुआ कि जीवन के हर हिस्से से ये जुड़ चुका है। भूमंडलीकरण ने विश्व को एक छोटे से गांव के रूप में दे दिया है। भूमंडलीकरण के कारण क्या हो गया कि छोटे से मतलब विश्व को, पूरी दुनिया को क्या बना दिया? एकत्रित कर दिया, छोटा सा गांव में जोड़ दिया। क्योंकि विश्व के दूर दूर तक फैले देशों को लोग अब अपने एक दूसरे से बहुत निकट महसूस करते हैं, जैसे वे एक दूसरे से पड़ोसी है। यानी जैसे हम भारत में रहते हैं, अब भारत के अलावा बहुत सारा कंट्री है तो लोग इसको बहुत नजदीक महसूस करते हैं। जैसे कुछ चीजें मंगवाना हो आपको, जो प्रोडक्ट सिर्फ अमेरिका में मतलब इंट्रोड्यूस होता है, वहां पर बनता है, उन चीजों को आप 4 दिन में फ्लिपकार्ट से मंगा लेते हो, विदेश में इससे वीडियो कॉल से बात कर लेते हैं। तो इन चीजों से क्या हो गया? बड़ा नजदीक ना आ गया। तो भूमंडलीकरण, एक चीज याद रखना, यहाँ पर लाइनिंग कह रहा है कि दूर के फैले हुए देशों को लोग अब एक दूसरे से महसूस करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण का मतलब क्या है? हमारे पास जो है हम दूसरे देश को दे देंगे, दूसरे का देश का जो भी वस्तु है, आजीविका, जीवन गुजारने की जो चीजें हैं वो सब हमारे जीवन में आ जाएगा। तो इसी को हम भूमंडलीकरण कहते हैं। क्लियर? अगला सवाल है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। बहु का मतलब बहुत, राष्ट्र मतलब राष्ट्र, तो जो अलग अलग राष्ट्रों की कंपनी हो। देखिए बहुराष्ट्रीय स्तर की कंपनियां, ये कंपनियां राष्ट्र की सीमाओं से बाहर कार्य करती, यानी एक राष्ट्र के हद से जो है ना वो बाहर जाके, यानी भारत हमारा राष्ट्र है तो हमारी कंपनी जैसे जियोफोन, तो इसके अलावा दूसरे राष्ट्र में जाके काम करेगा तो क्या हो गया? बहुराष्ट्रीय। अन्य राष्ट्रों में उन्हें बहुराष्ट्रीय स्तर की कंपनियां कहा जाता है। जो कंपनी अपने राष्ट्र के अलावा, अपने देश के अलावा दूसरे देश में जाकर काम करे उसे हम क्या बोलेंगे? बहुराष्ट्रीय। ऐसी कंपनियां 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध प्रभाव बढ़ गया। 20वीं शताब्दी के बाद जो उस समय से ऐसी कंपनियों का बढ़ गया, क्योंकि अब हमारी जैसे कोई कंपनी निरमा पाउडर जो है, सर्फ एक्सेल, निरमा, ये एक ही दिल्ली का है तो दिल्ली में बेचेगा, बिहार में बिक रहा है, तो इसका यह भी मतलब नहीं कि खाली भारत में बेचेगा, वो दूसरी जगह भी बेच सकता है। ऐसी कंपनियां पूंजी की दृष्टि से बहुत धनी होती है। अब जब एक राष्ट्र के अलावा दूसरे राष्ट्र में कोई काम करेगा तो पूंजी के हिसाब से अमीर होगा, तथा उनकी उत्पादन क्षमता भी बहुत अधिक होती है। और क्या होगा? उसका बार्टर मतलब कि कोई भी चीजों का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जब मांग बढ़ेगा तो उत्पादन तो बढ़ेगा। ऐसी कंपनियां अन्य देशों में उन देशों के कच्चे माल द्वारा अपने कारखानों में माल बनवाती है। यानी क्या करता है? ऐसी कंपनियां जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है तो उन देशों के कच्चे माल द्वारा अपने कारखाने में, यानी दूसरे देश में जिन चीजों की जरूरत होगी उसको अपने यहाँ उत्पादन करेगा, अब वहां भेजेगा वो। परिणाम स्वरूप, यानी इसके बाद क्या होता है? परिणाम क्या निकलता है? परिणाम स्वरूप बने माल को अधिक दामों पर बेचकर अधिकतम लाभ कमाती है। अब आप क्या होगा? जब आप उत्पादन करोगे, आपको सब चीजें हैं, तो अपने देश में जो रेट बेच रहे हैं उससे अलग रेट लोगे ना दूसरे कंपनी में, दूसरे देश में, तो हमारा लाभ की प्रतिशत क्या होगी? बढ़ जाएगी, लाभ बढ़ जाएगा। ऐसी कंपनियां विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करती है। और ऐसी कंपनियां क्या होती है? विकासशील देश जैसे अमेरिका, चाइना, इकोनॉमिकल कंडीशन से चाइना भी स्ट्रांग है, जापान, तो ये सब क्या हो गया? इसको अर्थव्यवस्था के ढंग से प्रभावित करती है। यानी कि कोई भी देश, देखो कोई भी व्यक्ति गरीब को कोई पसंद करता है?
तो आप, भारत एक देश है तो वो पूंजीपति अमेरिका से फ्रेंडशिप करना सब चाहता है, तो वैसे ही कोई भी कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग कंपनी से ही मजबूत मतलब मिलना चाहती है, तो इसी को हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। जो अपने राष्ट्र के अलावा अलग राष्ट्रों में भी काम करे वो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। अगला है आपका भ्रष्टाचार पर। दे सकते हैं ना, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनी है जो अपने देश के अलावा दूसरे देश, हाँ कोई भी कंपनी है, यानी हाँ अपने राष्ट्र के अलावा दूसरे राष्ट्र में जाकर के भी कर सकता है, अर्थात यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवा के भी भेज सकता है वो। एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हैं आप, हाँ एग्जाम्पल में दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे अमेरिका की कंपनी अपने यहाँ है, अपने यहाँ की कंपनी का ऑनर अमेरिका में है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तो बच्चे बच्चे को पता होगा भारत में, भ्रष्टाचार आचार। देखिए भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ भ्रष्ट अथवा बिगड़ा हुआ आचरण। भ्रष्टाचार का मतलब भ्रष्ट, भ्रष्ट का मतलब होता है जो जिसका आचरण अच्छा ना हो, जिसकी छवि अच्छी ना हो, बिगड़ा हुआ आचरण। आचरण मतलब उसके दामन को, व्यवहार को कहते हैं। सामान्य अर्थ में भ्रष्टाचार किसी अधिकारी के पद, यानी कोई ऑफिसर है तो उसका जो पोस्ट है उसकी स्थिति यानी उसकी कंडीशन कैसी है, उसके साधनों की व्यक्तिगत, साधन क्या है, फैसिलिटीज क्या है, उसकी व्यक्तिगत उन्नति के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से इच्छा अनुसार और विचार पूर्वक किया गया शोषण है। यानी कि कोई कंपनी में कोई ऑफिसर है ना, अब वो अपने पावर का जो है ना वो सही उपयोग नहीं करता है। जैसे कि आज चले जाओ किसी भी समाज में इंदिरा आवास मिलता है मुखिया के जरिए, तो वो क्या करता है, मुखिया अपने पद का गलत फायदा उठाता है। 1,25,30,000 रुपया मिलता है तो क्या करेगा, सरकार भेजी 1,40,000 रुपया, भेजते भेजते आते आते ही यहाँ मिलता है 1 लाख, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि जब प्रधानमंत्री के कोष से 1 रुपया निकलता है तो जनता तक जाते जाते 25 पैसा बचता है। तो कोई भी आदमी आज अपने पद का जो मिसयूज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं। और खास करके वो व्यक्ति जो पोस्टेड हो, पद पर नहीं हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में, सरकार का, भ्रष्टाचार का दूसरा नाम हम कह सकते हैं सरकार। आज भ्रष्टाचार के परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियां 10 में देखने को मिल रही है वे हमारे चारित्रिक स्थगन का नतीजा है। आज जो भ्रष्टाचार लोग कह रहा है कि सरकार खराब है, कोई कह रहा है ये खराब है, तो भाई हम भी तो नहीं ठीक हैं। चुनाव का समय आता है, सरकार पैसा बांटती है, हम ले लेते हैं, तो फिर सरकार तो हमसे लूटेगी ना। आप चुनाव के समय में पैसा मत लो, सरकार को गाली दोगे आप। इसलिए कभी नेता उता में खड़े मत होना, वरना आप कभी आपके परिवार का कोई नेता उता में खड़ा है ना, गाली नहीं दे पाओगे। इसलिए बिंदास 1 वोट दो, बिना पैसा का दो, तो जीतने के बाद मुखिया काम नहीं करे गाली दे सकते हो, लेकिन ऐसे गाली दे सकते हो, नजर पड़ेगा तो क्या करे, 500 रुपया तो तुमको दिए थे। हाँ, आचरण की शुद्धता तो गुल्लड़ का फूल बन गई है। आचरण का शुद्धता गुल्लड़ का फूल, यानी कभी देखने को ही नहीं मिलता। आज के दौर में आप मतलब कि अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हो, संभव ही नहीं है। गुल्लड़ का फूल कभी दिखता है? रियल है, गुल्लड़ को फूल होता है। हमने कई बार रात में जाग जाग के देखा है मतलब ऐसा नहीं है। संतरी हो या मंत्री, अफसर हो या बाबू, कोई भी हो, मंत्री हो, जो भी ऑफिसर रैंक का हो, नेता, मंत्री हो, संतरी हो, अफसर ही काहे ना हो, कोई भी हो, सब चोर है, चकार है। सभी भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हुए, हर व्यक्ति भ्रष्टाचार हो चुका है। यानी प्रधानमंत्री, डायरेक्ट हम किसी पर अनशन तो नहीं लगा सकते, लेकिन कहने में तो आता है ना। गुजरात में पुल गिर गया, 120 आदमी मारा गया, भ्रष्टाचार की जड़ है ना वो, तो भ्रष्टाचार इसे ही कहते हैं। हाँ, अच्छा देखोगे जिस सरकार के समय में गिरेगा ना, उसको दूसरे पर मतलब कि जैसे कि मान लो अभी हम गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री है, सरकार तुम्हारी हम हैं, हमारे समय में गिर दिया तो तुम हम पे बहुत अच्छा लगा लोगे एलिगेशन कि ऐसे किया वैसे किया, कमजोर सरकार है। और जब ये हमारे टाइम में गिर गया, तुम्हारे टाइम में गिर गया, हम बोलेंगे तो बुरा लग जाता है। तो ये प्रॉब्लम होता है। जिसे जहां मौका मिल रहा है चूकना नहीं चाहता, यानी जिस व्यक्ति को जहां जैसे भ्रष्टाचार का मौका मिलता है वो व्यक्ति चूकता नहीं है, छोड़ता नहीं है, लूट लेता है ना। और याद रखना, भ्रष्टाचार वही करेगा जो पोस्टेड होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में होगा। यहां तक कि IAS IPS ऑफिसर भी भ्रष्टाचार हो जाता है। आपको पूछेगा, पहले कोई कि यहां पर आप बात करोगे ना भ्रष्टाचार की कि सर वो काम कर ना देते, 5,000 घुस देते हमको, खबरदार। अच्छा करो, वहां प्यून के पास 5,000 जमा कर दो। अच्छा अभी नहीं ले रहे थे, ईमानदार। तो देखो साधारण वर्ग के लोगों को जो है ना वो समझाया जाता कि झूठ ना बोलना, झूठ बोलोगे तो पाप होगा, दोजख में जाओगे। खाली हम ही, मोदी जी नहीं जाएंगे भाई, वो भी तो झूठ बोल रहे हैं। तो जीवन में मौका मिले बहती गंगा में हाथ धो लिया करो, झूठ क्या की। हाँ, क्लियर।
अगला सवाल है वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का। देखिए अभी वैश्वीकरण हमने पढ़ाया, तो वैश्वीकरण का पॉजिटिव थॉट क्या है और नेगेटिव क्या है। देखिए पहला पॉजिटिव कह रहा है सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि। हमारे घर में जो उत्पादन होता है, घर का मतलब अपने घर में नहीं, देश में जो उत्पादन होता है उसमें वृद्धि होगी। विदेशी मुद्रा के भंडार में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। अब विदेशी मुद्रा क्या होगा, बढ़ेगा। यदि आप इस गांव के अलावा, जिस ग्राम में है, इसके अलावा कहीं आना जाना आपका हो जाता, पहचान बढ़ती है, इज्जत बढ़ता है, अब पैसा भी बढ़ता है ना, तो क्या होगा, इंटरनेशनल विदेशी मुद्रा का भंडार जो होगा अभूतपूर्व वृद्धि होगी। निर्यात में वृद्धि, निर्यात का मतलब आयात निर्यात। हमारा प्रोडक्ट ज्यादा जाएगा तो बिकेगा, तो लाभ हमको ना होगा। हम गांव में मान लो कि यहाँ पापड़ बना के बेचे आदमी 1 रुपए, अब बाहर जो लेके जाएगा 5 रुपए बेचेगा, तो अरे वाह नया पापड़ है, नई चीज है, तो प्रोडक्ट आपको कॉस्ट मिलेगा। फिर कह रहा है विदेश ऋणों पर निर्भरता की कमी आएगी। अब विदेश से हमको लोन लेने की जरूरत ही ना पड़ेगी। विदेशी पूंजी निवेश बढ़ा है परंतु इनमें सुधार की बहुत अधिक संभावना है। यह है कि विदेशी पूंजी बढ़ गया है परंतु इसमें सुधार की जरूरत है, इन चीजों को हमें सुधारना होगा। प्रौद्योगिकी के स्तर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, इंडस्ट्री क्षेत्र में हमारे यहाँ वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। पहले भारत में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन नहीं होता था, अब हो रहा है, तथा यह संभावना निर्मूल सिद्ध हुई है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगी। लोग कहते हैं कि यहाँ जो कंपनी ला रही है तो भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगी, कब्जा जमा लेगी। बस ऐसा नहीं है, आप कमजोर होते हो ना तो ही कुछ कर सकता है। अब आप मतलब कि बिजनेस में भी दोस्ती कर लोगे। अब मान लो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आ गया यहाँ, पेट्रोल पंप वो यहाँ आ गया तो आपके साथ व्यापार कर रहा है, तो आप उसको नया देख के उसके साथ खूब घूम रहे हो, बिजनेस पर आपका ध्यान ही नहीं है, तो अब तो बर्बाद हो गए ना। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई थी, सबको पता चल गया था कि हमारे यहाँ वो जो है गुलाम की जंजीर में हम जकड़ते जा रहे हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब पैसे का लालची भारत में पड़े हो ना, 57 की क्रांति, सब अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहा था, तो तब होता है, आप तो नहीं करते, अब नहीं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में प्रगति हुई है। गरीबी में क्या हो गया, उन्मूलन में कार्यक्रम में प्रगति हुई है, परंतु इनमें से अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। गरीबी में भी बहुत कुछ करने को, जैसे कह रहा है ना इंदिरा गांधी के टाइम में गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटी नहीं, गरीब खुद हट गया, वही बात है, उसमें भी कुछ करने की जरूरत है। अनाज पर विपुल भंडार होने के बाद भी 1/3 भारतीय कुपोषण का शिकार है। अनाज होने के बावजूद भी भारत का 1/3 हिस्सा यानी 25% लोग भारत में भूखे सोते हैं और धनवान लोग लूटे हुआ है। अतः आर्थिक सुधार का लाभ निर्धनों को मिले, कार्यक्रम की आवश्यकता है। और आर्थिक पैसे की जरूरत किसको है, गरीबों को। यहां अमीर अमीर होता जाना है, अंबानी हटा तो अडानी आ गया जो पैसे में लेवल में, तो मतलब आर्थिक स्थिति गरीबों की खराब है, देना गरीब को है, अमीर को मिल रहा है। शिक्षा कार्यक्रम में सुधार आया है परंतु सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति अपेक्षा काफी कम है। हाँ, एजुकेशन के मामले में भारत में सुधार आया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की कमी है। आज भी लोग 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन करके कहता है कि बउआ कमावे जाएगा। अरे बउआ और 2 साल पढ़ लेता अच्छे से, तो कम से कम देखो, पढ़ाई का मतलब हमेशा नौकर बनना ही नहीं होता है। नौकर बनने के लिए मत पढ़ो। आज हिंदुस्तान में गुलाम क्यों पैदा हो रहा है, यहाँ मेंटेलिटी बन चुकी है। यार आप पढ़ के जाओ, कहो कि हम जिस कंपनी में जाएंगे 1 साल काम करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट देख करके उसके बाद अपना बिजनेस करेंगे, उसमें से भी 5 गो स्टाफ को ले आएंगे, ये कोई सोचता ही नहीं है। तो पढ़ाई का मतलब हमेशा गुलामी नहीं होता। तो ये जो सकारात्मकता, पॉजिटिविटी की हमारे देश को क्या क्या फायदा हुआ है। अब कह रहा है कि वैश्वीकरण के निगेटिव, देखो विश्व अर्थव्यवस्था पर पूंजी के देशों का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता प्रभुत्व, यानी विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी देशों ने जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी पर अपना कब्जा जमा लिया। आज कहीं भी देखो अमेरिका यानी अब्बा पूंजी, चाइना का भी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत स्ट्रांग है। दूसरा कह रहा है गरीब देश आर्थिक प्रतियोगिता में तथा विकास में पिछड़े हैं। आज भी गरीब देश, नेपाल को देख लो, भूटान को देख लो, श्रीलंका की हालत कैसी खराब हो गई, वो कपड़ा नहीं है उसको पहनने को। पाकिस्तान का हालत देख लो, म्यांमार। यानी क्या हो गया है कि गरीब की आर्थिक स्थिति में बहुत पिछड़ चुका है। ये गरीब व अमीरों के मध्यम आर्थिक असमानता में वृद्धि, अमीरी गरीबी में असमानता, कोई बराबरी नहीं है, सब में अंतर होता जा रहा है। अमीर बहुत अमीर है, गरीब और गरीब हो गया। अमीर शौक से पजामा छोटा कर रहा है अमीर, गरीब का घुकुच के छोटा होता जा रहा है जाड़ा के टाइम में, गरीब को नहीं है पहनने के लिए, ऐसा है। 1991 में वित्तीय संकट से उबरने के बाद और आर्थिक वृद्धि में ऊंची दर हासिल करने के इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 में सोवियत संघ का विघटन, संयुक्त राष्ट्र संघ आया, तो उस समय में क्या हुआ, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों पर लागू बाधाएं हटाई गई, यानी
बहुत सारे क्षेत्रों में बाधाएं, रुकावट लगी हुई थी, उसको हटाया गया। इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेशक भी शामिल थे। व्यापार और विदेशी निवेशक, फाउंडर जिसे कहते हैं, निवेश करने वाला। भारत ने विदेश पूंजी व बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश को आकृष्ट किया। मतलब क्या कर दिया कि भारत में जो विदेशी पूंजी व बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश था, आना जाना था, उन चीजों को, जैसे कि कुछ कंपनियां अधिकार जता लेती है, उन चीजों को रोका। और जो कंपनी सिर्फ बिजनेस के पर्पज से आती है उसको आने दिया कि भाई बिजनेस करना है तो करो, फिर से भारत पर कब्जा ना जमाओगे। तो उस समय में कब्जा कर लिया तो बुद्धि का थोड़ा सा कमी था। अगला सवाल है आपका, तो समझ में आ गया वैश्वीकरण का पॉजिटिव निगेटिव दोनों में अंदर समझ में आ गया। अगला सवाल है आपका जैव मंडल क्या है ना। जैव मंडल क्या है? जैव मंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1926 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक VI वर्नेडस्की ने किया था। यानी जैव मंडल शब्द का सबसे पहले उपयोग कब हुआ था? 1926 में। किसने किया था? VI वर्नेडस्की। पृथ्वी की सतह से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी है उसकी सतह से 8 किलोमीटर ऊपर तथा लगभग 9 किलोमीटर नीचे पृथ्वी और जल का वह भाग जिसमें जीवधारी रहते हैं जैव मंडल कहलाता है। यानी सबसे पहले 1926 में VI के द्वारा किया गया था जैव मंडल का प्रयोग। इसका है क्या? पृथ्वी से 8 किलोमीटर ऊपर, लगभग 9 किलोमीटर नीचे, इस बीच में 8-9 के बीच में जो भी जीवन यापन कर रहा है, जो भी रह रहा है जीवधारी, चाहे वो मानव हो या जानवर हो, सबको हम जैव मंडल कहते हैं। तो क्लियर है, याद रखना। सबसे पहले 1926 में VI के द्वारा पृथ्वी से ऊपर 8 किलोमीटर, नीचे 9 किलोमीटर के बीच में जो भी जीवधारी रहते हैं दैट्स कॉल्ड जैव मंडल। अगला है प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। सब नॉर्मली सवाल है, आपको यूं ही याद हो जाएगा। क्या कह रहा है? प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का। देखिए प्रदूषण क्या है? प्रदूषण तो समझते हो। प्रदूषण को ऐसे याद रखना, प्राकृतिक चीजों में मानव हस्तक्षेप को हम प्रदूषण कहते हैं। अब जल हो, वायु हो, ध्वनि हो, वो अलग चला जाएगा। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, खनन प्रदूषण, अंतरिक्ष प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, औद्योगिक संयम से संबंधित प्रदूषण। प्रदूषण अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों को बताए तो आपको जितना प्रदूषण समझ में आएगा, जल, ध्वनि, उत्खनन, मुख्य 3 ही है। वैसे 5 में भी आ जाता है कभी कभी। अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है वायु प्रदूषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे है। किस पे? वायु, यानी कह दिया गया कि हवा प्रदूषित कैसे होता है। देखिए वातावरण में मनुष्य के हस्तक्षेप तथा प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर पर्यावरण प्रदूषण में निम्न प्रकार का विभाजित किया गया है। जो हमें शुद्ध हवा मिल रहा था उसमें लोगों ने उंगलीबाजी कर दिया, अपना संसार संभाल रहा है और चंद्रमा पर जा रहा है उंगली करने के लिए। आज हम जो जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं उसकी संतुलन बिगड़ चुकी है। वर्षा के समय वर्षा नहीं होता, ठंडी में ठंडी, अभी ठंडी का समय है ठंडी नहीं है, गर्मी के समय में एक्चुअल गर्मी नहीं होती है कभी कभी। तो इन चीजों को, तो क्या कह रहा है कि वातावरण में मनुष्य के हस्तक्षेप के प्रदूषकों को प्राकृतिक का आधार पर्यावरण को प्रदूषण में बढ़ावा देता है। यानी ईश्वर की बनाई हुई चीजों में मानव उंगलीबाजी कर देता है तो वो दूषित हो जाता है, उसी को हम प्रदूषण कहते हैं। जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ऊष्मा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण आदि है। तो यहाँ प्रदूषणों के टाइप्स बताए गए हैं। वायु प्रदूषण क्या है? एयर पॉल्यूशन। देखिए सड़कों पर चलने वाली बसों, ट्रकों, टेम्पू, कारों, स्कूटरों आदि से निकलने वाला धुआं एक सामान्य दृश्य है। यानी जिन चीजों से धुआं निकलता है सड़कों पर चलने वाला, वो हमारे लिए प्रदूषण है, जो हमारे एयर को, ऑक्सीजन को दूषित कर रहा है। औद्योगिक प्रदूषण, तू भी तो प्रदूषण ही हो। औद्योगिक क्षेत्रों में चिमनियां, चिमनी समझते हैं? जहां मिट्टी का जो ईंट बनता है चिमनी कहते हैं एक्चुअल में। चिमनियां दिन रात धुआं और विषैली गैस उगलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। ये चिमनी होता है ना, दिन रात धुआं छोड़ता रहता है। हमारे सिगरेट है, गरीबों का सिगरेट है, वो गरीब बैठ के पीता है। तो इसमें चिमनियां क्या हो जाता है, रात दिन चलता है वो, और उससे जो धुआं निकलता है हमारे वातावरण को, एयर को पोल्यूट करता है, तो वो क्या हो जाता है? एयर पोल्यूशन हो जाता है। वायु के प्राकृतिक संगठन में किसी प्रकार की परिवर्तन वायु प्रदूषण, यानी वायु का जो प्राकृतिक रूप है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है सवाल? वायु प्रदूषण है। अब क्या रहा है, इस प्राकृतिक वायु में सामान्य निम्न अशुद्धियां या प्रदूषण पदार्थ पाए जाते हैं। इन प्राकृतिक वायु में सामान्य अशुद्धियां, गलती या फिर अशुद्ध जो पाया जाता है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, कन्नीय पदार्थ, धूल, रात, रेत, पराग, बाल, धागे, रेशम आदि। जीवाणु, जो बैक्टीरिया को कहते हैं जीवाणु, जो बड़ा छोटा छोटा होता है
विषाणु, वायरस को कहते हैं विषाणु, इत्यादि जो होते हैं ना, इत्यादि है ना, ये सब क्या है हमारे, इसको क्या कर देता है, एयर को पॉल्यूट कर देता है। कोरोना वायरस एयर पॉल्यूशन बीमारी, स्प्रेडेबल है ये, है ना, इसलिए कहा गया कि एक दूसरे के साथ न रहें। एक आदमी छींक मारेगा 10 आदमी को फैला देगा। तो ये पॉल्यूशन क्या है, प्राकृतिक चीजों में, नॉर्मली पॉल्यूशन का याद रखना, प्राकृतिक चीजों में मानव हस्तक्षेप से जो बदलाव आता है उसे हम प्रदूषण कहते हैं। देखिए अगला सवाल है आपका, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? जल यानी पानी, या प्रदूषण यानी उसको गंदा कर देना। तो कौन कौन तरीके से गंदा होता है? देखिए, जल में अपशिष्ट पदार्थ मिलने अथवा अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण जल के गुणों में परिवर्तन होना जल प्रदूषण कहलाता है। यानी जल में कुछ ऐसे पदार्थों का मिल जाना या मानव की गतिविधियां, है ना, उन चीजों को कारण जल में परिवर्तन, बदलाव को हम क्या बोलते हैं? प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषित जल पीने, घरेलू कार्यों, कृषि, मनोरंजन, मछली पालन आदि कार्यों में उपयोग लेने योग्य नहीं रहता। यानी दूषित पानी जो होता है वो कोई भी जीवधारी के लिए योग्य नहीं होता है, न मछली पालन कर सकते हैं उसमें। प्रदूषित जल साधारणतया मटमैला या धुंधला, प्रदूषित जल कैसा होगा? मटमैला या धुंधला होगा। पीने में बेस्वाद तथा दुर्गंध में हो सकता है, दुर्गंधमय, यानी पीने में बेस्वाद, उसका स्वाद नहीं रहेगा, दुर्गंध में महकेगा, वो अजीब तरीके का महकेगा, ऐसा लगता है कि भैंस नहा के चली गई है पानी में से। कभी कभी देखोगे पोखरा में नहाते रहोगे तो बाजू में तू नहा रहे हो, गांव घर के पोखरा, वहां भैंसियों डुब्बी काट रही है, यहाँ पर आदमियों डुब्बी काट रहा है। वो पूरा का पूर्ण रूप से दूषित पानी है, लेकिन ना भैंसे को टेंशन है कि आदमी डुब्बी काट लिया, ना आदमी को टेंशन है कि भैंस डुब्बी काट लिया। प्रदूषित जल में विभिन्न प्रकार के विषाणु भी होते हैं। प्रदूषित जल में ना विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? विषाणु होते हैं, वो नुकसानदेह होता है बैक्टीरिया। देखो, वर्षा का जल किसी न किसी रूप में धरती पर बहता है और इस मार्ग में प्रदूषित होता चला जाता है। वर्षा का जल पृथ्वी पर गिरता है और जो बहता है ना तो प्रदूषित हो जाता है। शुद्ध जल स्वादहीन, रंगहीन, पारदर्शक द्रव है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में तथा 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प में बदल जाता है। 0 डिग्री जो शुद्ध जल जो होगा वो 0 डिग्री में क्या हो जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा, है ना, बर्फ में बदल, तथा 100 डिग्री पर वाष्प में बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगा? भाप बन के उड़ जाता है वो। 0 और 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य जल द्रव अवस्था में रहता है, यानी 0 और 100 के बीच में रहेगा तो पानी रहेगा, 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा, और 100 होगा तो भाप बन के निकल जाएगा। तो ये जल प्रदूषण बताया कि किस प्रकार से होता है। शुद्ध जल का pH मान 6 होता है, 7 सॉरी 7 ही होना 7 होता है शायद। जल प्रदूषण का कारण क्या है? अब यहां साफ साफ कह रहा है अगला सवाल कि जल प्रदूषण होता क्यों है? तो कह रहा है जल प्रदूषण में जिम्मेदार तत्व निम्न है। जल में मृत जंतु यानी मरा हुआ जानवर को, मान लो कि मरी मुर्गी को पानी में फेंक दिया, है ना, मलमूत्र, कूड़ा करकट आदि फेंकने से जल में प्रदूषण हो जाता है। यानी कोई भी गंदी चीज, बुरी चीज जो हमारे जीवन के लिए नुकसानदेह हो, अब वो जो हम पानी में डाल देते हैं तो पानी दूषित हो जाता है। पहला, औद्योगिक कारखानों के गंदे अवशिष्ट उत्पादन में नदियों में आने वाले जल प्रदूषण हो जाता है। यानी कहीं पर इंडस्ट्री फैक्ट्री है, उसमें जो भी कटिंग वटिंग जो भी चीजें एक्स्ट्रा निकलता है उसको पानी में डाल दिया, पानी में चला गया तो क्या हो गया? ये जल प्रदूषित हो गया। गंगा नदी क्यों दूषित है? यही कारण है, पन्नी तन्नी छपा हुआ है उसमें, जिसके कारण दूषित हो जाता है। कह रहा है आणविक तथा नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग से रेडियो सक्रिय पदार्थ जल को प्रदूषित कर देता है। जो भी दूषित, कह रहा है कि आणविक तथा नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो पदार्थ जल को प्रदूषित करता है। ऐसा कोई रेडियो धार्मिक पदार्थ आता है जो पानी को पूर्ण रूप से दूषित कर देता है। जैसे हम आप कहीं पानी पीते हैं ना, अब पानी लाने में खाली अंगूठा ढूक जाएगा तो लोग न पिएगा। हालांकि अगर वही आदमी अपना अंगूठा को चूस लेगा, है ना, लेकिन पानी में चला जाएगा न पिएगा। क्यों भाई? अंगूठा चूस लेते तो तुरंत कीड़ा मुंह में नहीं जाता, अब पानी में लगा दे चला गया। लेकिन पानी मानव हस्तक्षेप से दूषित हो गया, पढ़ लिया, हमें पता है, लेकिन आदमी हाथ धोए न रहेगा, कुछ खा लेगा, उसमें कीटाणु नहीं जा रहा है, उसमें कीटाणु की जगह विटाणु है, विटामिन है ना। तो ये चीज कह रहा है। अगला कह रहा है वर्षा के जल के साथ फसलों पर डाले गए कीटनाशक। पानी को अगर मानव छुए तो पानी दूषित, और पानी अगर मानव को छुए तो आदमी पवित्र हो जाता है। बताओ, हम पानी को, सही बोला, मानव पानी को छू दे तो पानी दूषित हो जाता है, अब पानी मानव को छू दे तो मानव पवित्र हो जाता है। ये जल है, ये तो नाइंसाफी है। बात होगी ईश्वर से इस विषय पे।
वर्षा के जल के साथ फसलों पर डाले गए कीटनाशक पदार्थ, यानी वर्षा के साथ साथ फसलों पर जो डाले गए कीटनाशक पदार्थ होते हैं, मिट्टी में मिलने से अन्य हानिकारक तत्व भी जलाशय में पहुंचते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। क्या होता है, वर्षा होती है, उसमें कुछ जो पौधा होता है, पौधा पे कीटाणु होता है, वर्षा होती है, उस पे गिर जाता है, वो मिल करके वर्षा के पानी में और चला जाता है कहीं ना कहीं, तो वो क्या हो जाता है, उससे जो जिस नदी में, जिस पोखरा में गया, वो पानी को क्या कर दिया, पूर्ण रूप से दूषित कर दिया। तो इससे क्या हो जाता है, पानी दूषित हो जाता है। तो प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषण, कहीं डीजे वेजे बजता है, प्रदूषण 3 प्रकार का, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, हवा में कोई ऑक्सीजन एक्स्ट्रा चीजों का मिल जाना। जल प्रदूषण, जल में जो होता है वो मानव द्वारा जीवित सड़ी गली चीजों को फेंक देना, ये क्या हो गया आपका जल प्रदूषण। डीजे नहीं, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में आपका डीजे बज जाना या फिर साउंड से चिल्ला देना, कहीं भी किसी प्रकार का कोलाहल हो जाना। बोट जो होता है पनिया जहाज, उसके ध्वनि से भी होता है। पनिया जहाज, जो कोई भी शिप या मोटर गाड़ी, ट्रक वड़क, ट्रैक्टर वेक्टर सब चलता है, जो उसके साउंड से जो दिक्कत होता है उसको हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण सब हानिकारक है, हानिकारक की सब चीज हानिकारक है। एयर कुछ ज्यादा है तो अपने आप में ध्वनि भी ज्यादा है, तो इसको हम पूर्ण रूप से प्रदूषण कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया।